सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं, जो अपने बारे में बता रही थी कि उसका नाम चुया है, जिसे हम यान ही बोलेंगे। वो बहुत सालों से किसी से प्यार करती थी जिसका नाम युनजिन था, पर वो युनजिन हमेशा से एक नॉर्मल लड़की से प्यार करता था जिसका नाम साउसू था। इतना बताने के बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि वो हमेशा साउसू का ही तरफदारी करता था और इस चक्कर में उनकी प्यार की विलन यान ही बनी हुई थी। तो बस ऐसे ही कर करके उन दोनों का शादी भी हो गया और उनके शादी में बस यान गई हुई थी, तो उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रंग हो जाती है और इस चक्कर में वो यानजिन के दोस्त युबई के साथ वो रात स्पेंड करती है। इतना बताने के बाद हमें बताया जाता है कि ये युबई था कौन। तो ये इस कहानी के हीरो थे और वो स्पेशली एबल्ड भी थे, तो वो खुद ही से जाके उनको किस भी की थी और ये रात साथ में दोनों स्पेंड भी किए थे। तब इस वजह से दोनों का शादी भी हो जाता है और एक बेबी भी हो जाता है। पर शादी के 4 साल बाद भी वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी, ना ही अपने पति का और ना ही अपने बच्चे का। बहुत कम समय स्पेंड करती थी उन लोग के साथ। पर ये सब करने के बाद भी उसका हस्बैंड उसका पूरा ध्यान रखता था। वो जो भी करना चाहती थी उसमें उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। वो रेडी हो रही थी, इस मोमेंट पे एक मेड आके उससे कहती भी है कि तुम ऐसे तैयार हो रही हो, आपके पति को तो अच्छा नहीं लगता है ना। जिसमें बोलती है कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और वैसे भी मेरा हस्बैंड मेरा सारा बात मानता है, तो उसकी चिंता तुम मत करो। अब ये सब बात जब चल ही रहा था, तभी वो लड़की न्यूज देखती है और उससे पता चलता है कि युबई जिस फ्लाइट से वापस आ रहे थे जाओ के साथ, यानी कि उन लोग के बेटे के साथ, वो क्रैश कर गया है और इस वजह से सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब ये न्यूज सुन के एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एकदम नॉर्मल ही थी। वो तो ये बोल रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ, अब कोई टोकने वाला तो नहीं है ना, मैं जो भी पहनूं उसको लेके। पर नहीं, ये सच नहीं था, क्योंकि वो उठती तो बहुत अच्छे से है पर वहीं पे बेहोश हो जाती है, या फिर यूं कहा जाए कि उसका भी वहीं डेथ हो जाता है। पर हाँ, मरने से पहले वो बोलती जरूर है कि मैं सबको धोखा दे सकती हूँ, बस एक इंसान को नहीं दे सकती, वो मैं खुद हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कब के तुम्हें बता दी होती कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वो फीलिंग्स जो आज तक मैंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया। अब उस क्षण में तो उसको मौका नहीं मिलता है, पर नहीं, थोड़ी देर बाद वो जगती है और उसको ये मौका वापस दिया जाता है। उस टाइम पे वो स्कूल में पढ़ती थी और वो पहला दिन था जिस दिन वो युबई से मिली थी। उनको देख के तो वो इतना खुश होती है मानो उसको दुनिया में सब कुछ मिल गया हो, और ऐसा है भी क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ वो खोई थी। तब तो उसका जो भी चीज अधूरा रह गया था वो इस टाइम तो जरूर ही पूरा करेगी, ये तो वो सोच ही रही थी पक्का। इधर युबई का पहला दिन था स्कूल में, तो उसके पेरेंट्स को प्रिंसिपल सब कुछ बता रहे थे और साथ में युनजिन भी दिखा रहा था उसको स्कूल। अब उस टाइम पे यान सोचती है जाके बात किया जाए, तभी पीछे से एक लड़की आके उसको धक्का दे देती है और कूदी गिर जाती है और वैसे लगे हाथ तो माफी मांग भी लेती है। पर ये लड़की थी कौन? तो यही थी साओशू, युनजिन की गर्लफ्रेंड उस जन की। यान को अपना प्रीवियस लाइफ अच्छे से याद था। वो हमेशा से वैसा ही नाटक करती थी कि मानो वो पता नहीं कितनी कमजोर है, और वो ऐसा प्रिटेंड करती थी मानो यान जानबूझ के उसको कोई कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली उसका हेल्प करता था युनजिन और इसलिए झगड़ लेता था यान से। तो प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है। वो जाता है, उसको उठाता है, वो बोलती भी है कि गलती मेरा ही था, मैं ही डिस्ट्रैक्टेड थी। पर नहीं, उसको तो कोई मतलब नहीं है। वो यान को बोलता है साउसू से माफी मांगने के लिए। अब ऑब्वियसली वो पहली वाली यान तो थी नहीं, वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जानबूझ के इसने मुझे धक्का दिया, अगर ये चाहे तो ये मुझसे माफी मांग सकती है। अब इस बात पे दोनों में बहस होने लगता है, क्योंकि वो तो एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि इससे माफी मांगो, पर वो डेफिनेटली नहीं मांगने वाली थी और इस टोन में वो कभी उससे बात भी नहीं की थी, इसलिए उसको भी थोड़ा अजीब लगता है। अब इस पॉइंट पे वो साउसू का हाथ पकड़ के उससे पूछते कि तुम बताओ सच, कौन किसको धक्का दिया था। अब इस टाइम भी वो यानजिन को एक ही चीज बोलती है कि गलती मेरी थी, कोई जरूरत नहीं है इसको मुझसे माफी मांगने की, मैं ठीक हूँ। पर यान बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि मैंने जो पूछा बस उतना बताओ, किसने किसको मारा, ज्यादा विक्टिम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे हिसाब से तुम इंजर्ड हो तो इसका मतलब मैंने तुम्हें हिट किया क्या? अब उसका ये बात सुन के फिर से साउसू की तरफ से युनजिन बकवास करने लगता है। अब इस पॉइंट पे युबई बीच में आते हैं। वो अपने फ्रेंड को समझाते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो। अब इतना तो वो बोलते ही हैं और थोड़ा करीब भी आते हैं उन लोग के, और उनको देख के यान उनको हस्बैंड बोलती है। लाइक लिटरली सारे लोग तो इतना शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या बोल रही है ये। उनसे तो पूछा भी जाता है कि वो पहचानते हैं इस लड़की को, पर वो कहती है कि नहीं नहीं,
वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से। अब वैसे तो वो अपने प्रीवियस लाइफ में बोला करती थी हमेशा उनको हस्बैंड ही, इसलिए उसके मुंह से निकल जाता है, पर ये बात अभी थोड़ी लागू होगा। पर आदत तो आदत होता है ना, वो भी क्या ही करे। तो वो इतना बोलती है तो फिर कोई बात नहीं होता है, वो भी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो अब इतना बोल के वो अपने फ्रेंड को समझाने लगते हैं कि वो देखे थे पीछे से वही लड़की भागते हुए आई थी और नजर कहीं अलग था, इस वजह से धक्का लग गया और वो गिर गई। तो इसमें इस लड़की यानी कि यान का कोई गलती नहीं है। अब उनके इस बात पे ह्यूनजिन उनको समझाने में लगा हुआ था कि तुम जानते नहीं हो इस लड़की को, ये हमेशा ही सासू को परेशान करते रहती है जब भी मैं स्कूल में नहीं होता हूँ तो। पर वो अड़े हुए थे इस बात पे कि इस टाइम पे इस लड़की का कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए इसको। अब ये बात तो यही खत्म हो जाता है। वो भी वैसे बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट किए थे और वैसे उसके हस्बैंड को पता भी नहीं था कि वो उसके हस्बैंड है, तो खुशी तो होगा ना। तो अब ये सब होने के बाद वो उसको अपना नाम बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो यूनजिन के फ्रेंड है। वो भी जल्दी से खुश होकर उनका हाथ पकड़ लेती है, थैंक यू तो बोलती है, साथ में हस्बैंड भी बोलती है। अब वो क्यूट तो थी, ये चीज उनकी मम्मी को भी लग रहा था, तो वो बोलती भी है कि अभी स्कूल में बड़े हो जाओ, उसके बाद ये सब सोचना तो अच्छा भी लगेगा। अब ऑब्वियसली उसको थोड़ा एम्बैरेस फील होता है उस टाइम, वो भाग जाती है वहाँ से। अब उसके जाने के बाद वो यूनजिन से माफी मांगती है, वही सो कॉल्ड ड्रामा करने के लिए, जो कि उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट वो यूबई से यही कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लड़की मुझे पसंद करती है इसलिए ये सब करते रहती है ताकि मैं उसके तरफ ध्यान दूं। अब ये सुन के थोड़ी देर के लिए तो उनको भी लगता है कि शायद यही सच है, पर नहीं, ये सच नहीं था। उनको आगे पता चल जाएगा। थोड़ी देर में यूनजिन जाता है यान से मिलने के लिए। वो उसको मिल्क भी देते देते उससे माफी भी मांगता है क्योंकि वो उसको गलत समझा था अभी बाहर, पर साथ में ये भी बोलता है कि तुमको और साउसी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। वो इस साल तुम्हारी क्लास में आ जाएगी तो मैं ये नहीं करा कि तुम उसका ध्यान दो, पर कम से कम उसको परेशान मत करना। अब वैसे इन सब बकवास से उसको कोई लेना देना नहीं था, वो जो लाता है उसके लिए वो तो नहीं ही लेती, साथ में उसको अच्छा खासा सुनाती भी है और अपनी क्लास में चली जाती है। पर वो कदा अभी भी यही समझ रहा था कि वो उसका अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। अब पता नहीं उसको रियलिटी कब पता चलेगा, ये तो वही जान। अब रात में यान इधर सोच रही थी कि यूबे को मैसेज किया जाए, उन्हें अपनी फीलिंग्स बताया जाए या नहीं। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अगर वो सब कुछ खुद से स्टार्ट करेगी तो हो सकता है उनको पसंद ना आए। पर प्रीवियस लाइफ में तो वो खुद से ही उनको किस कर ली थी, साथ में सो भी गई थी और फिर बेबी भी हो गया था। तो फिर इस लाइफ में क्या करे उसको समझ में नहीं आता, पर फिर भी उनको मैसेज करती है, उनको बताती है कि वो है कौन। पहली बात तो अब वो तो समझ ही चुके थे कि वो कौन है। वो उससे पूछते हैं कि क्यों हस्बैंड ही बोलोगी। अब ये बात सुन के उसको प्रीवियस लाइफ याद आ जाता है जब वो उस टाइम पे उसको बोले थे उसको हस्बैंड बोलने के लिए। वो काफी पर्सनल टाइम था उन दोनों के लिए, तो यही सब सोच के उसको अजीब भी लग रहा था। तब तक इधर उनका दूसरा क्वेश्चन आता है कि तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला। अब ऑब्वियसली वो ये नहीं बताएगी कि पिछले जन्म से मुझे याद है, तो वो बस बोल देती है कि यूनजिन से मैंने लिया था। अब इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलते। उसको भी थोड़ा अजीब लगता है कि क्या हो गया, पर फिर उसको ध्यान आता है कि कल फ्रेशर्स का डांस है, तो अब उसको यूबे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा से ड्रेसअप होके जाना चाहिए। तो अब होता भी ऐसा ही है, वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती है, बहुत प्यारी लग रही थी। वो वैसे जाती है अपने कॉलेज। अब उसको ऐसा तैयार होते देख के सारे लोग बोलने लगते हैं उसको कि ऑब्वियसली वो यूनजिन के लिए इतना तैयार हुई है, पर साथ में ये भी ज्ञान देने लगते हैं कि उसको अपना गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि लड़कों को वैसी लड़कियां पसंद नहीं आती जो उससे ज्यादा एटीट्यूड रखती हो। इतना तो वो लोग उसको बोलते ही है, साथ में वो भी बोलते हैं कि तुमको सासू से सीखना चाहिए, वो कितनी भोली टाइप की लड़की है, लड़कों को ऐसी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। अब इस बात पे वो कहती है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, उससे मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, पर अगर उसको यही सब करना पसंद है तो वो बेबी सिटर क्यों नहीं बन जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्शन का सबसे ज्यादा नीड होता है। अब ये सब बात इंसल्टिंग तो था ही, और लगे हाथों जिसके लिए बोला जा रहा था वो भी सुन रहा था, तो वो उस पर बरस पड़ता है कि तुम हमेशा सासू को टारगेट क्यों करती हो, और ये कपड़े तुम उसके तरीके से पहन के क्यों आई हो, तुमको क्या लगता है तुम उसके जैसा ड्रेसअप करोगे तो मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा क्या। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए ये सब करके नहीं आई हूँ, तो ऑब्वियसली किसके लिए करके आई हो, वो पूछता है। इस बात पे वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसी टाइम पे यूबई वहाँ पे आते हैं और उनको देख के सबसे ज्यादा शॉक्ड उनका फ्रेंड ही होता है यूनजिन, क्योंकि यूबई इस टाइप के इवेंट में कभी भी नहीं आते थे। तो अब ये सब जब चल ही रहा था तभी प्रिंसिपल सर जाते हैं उनके पास, वो उनको बताते हैं कि ये इवेंट यहाँ का कल्चर है और वैसे वो किसी को बोलेंगे उनका ध्यान रखने के लिए, तो अगर ह्यूनजिन उनका ध्यान रखे तो चलेगा ना। वो कहते हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए काफी हूँ। अब ये सुन के प्रिंसिपल तो वहाँ से चले जाते हैं, पर इन दोनों का बहस अभी भी चालू था। उसको लग रहा था कि हो सकता है यान उसके साथ डांस करने के लिए ये सब कर रही हो ताकि उसका अटेंशन ग्रैब कर पाए, पर नहीं, आज उसको यूबई के साथ डांस करना था। वो जाकर उससे पूछती भी है, तब तक फिर से ह्यूनजिन आ जाता है दिमाग का दही करने के लिए। वो आकर बरसना शुरू कर देता है यान पे। वो कहता है कि तुमको क्या लग रहा
रहा है, अगर तुमको डांस करना भी था तो कोई सही आदमी को चुनती। तुम इसको चुनी हो जो कि व्हील चेयर पे है, ये चल भी नहीं सकता, फिर तुम इसको अपना हथियार कैसे बना सकती हो? ये डांस कैसे करेगा? अब इस बात से यूबेई को सच में बहुत हर्ट होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे, रियलिटी यही था। पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनकी पाव बनूंगी। इतना बोलने के बाद वो यूबेई को इच्छा जताती है कि वो अपना पहला डांस उनके साथ करना चाहती है। अब इतना सुनने के बाद वो भी मना नहीं करते हैं, दोनों सबके सामने जाते हैं और अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। ये डांस सभी को अच्छा लगता है, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, और वो था यूनजिन। सब तो इतना तक बोल देते हैं कि यूनजिन के साथ डांस जब करती थी यान, तो उससे कई ज्यादा अच्छा आज का परफॉर्मेंस था। ऐसे ही कर करके ढेर सारा बड़ाई करती है और यूनजिन को सुनना पड़ता है। अब अच्छा तो नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो सोचता है वहाँ से जाने का, पर जैसे ही पलटता है सासू आ जाती है वहाँ पे। अब वो उसको लेके सबके सामने आता है। वो उस टाइम पे थोड़ी डरी सहमी टाइप की लग रही थी। वो सबके सामने आते ही माफी मांगना शुरू कर देती है यूनजिन से। वो उससे बोलने लगती है कि तुमने बोला था ना कि मैं वो कपड़ा पहनूं जो तुम मेरे लिए खरीदे थे ये डांस अटेंड करने के लिए, तो मैंने वही पहना, पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं यान को रिप्लेस करूंगी, मतलब तुम्हारा उसके साथ फर्स्ट डांस को रिप्लेस करूंगी। प्लीज तुम मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट मत करो, अगर यान को ये सब चीज पसंद नहीं आएगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यान तो अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है, पर वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों डांस करो तो, और वैसे भी अभी हम दोनों अच्छे से डांस कर चुके हैं तो बस काफी है मेरे लिए। तो अब यान ऐसा कुछ बोली नहीं थी, जो भी सासू इमेजिन की थी और इतना सारा कुछ बोल दी। तब सारे लोग को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था कि वो करना क्या चाह रही है, इसीलिए अपने अपने एंड से सब उसको सुनाते हैं। और वैसे ये चीज उसको भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यान तो यूनजिन को पसंद करती थी ना, तो वो तमाशा जरूर क्रिएट करती उसके साथ डांस करने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही सब सोच रही थी, तभी उसके चेहरा पे 12 बजा हुआ था, और ये 12 देख के यान पूछती भी है कि अब तो तुम यूनजिन के साथ डांस कर रही हो, तो फिर इतना मुंह क्यों बनाई हुई हो? अब इस बात पे वो फिर से नाटक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, तुम क्यों चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट करती हो? तुम हमेशा बोलती हो कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सब रूमर्स फैला के मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती हो। अब इस बात पे यूनजिन भी उसको सुनाना शुरू कर देता है, पर इस टाइम फिर से यूबेई कहते हैं कि तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हो कि तुम दोनों के बीच का क्या रिश्ता है। इस बात पे यूनजिन उनसे पूछता भी कि तुम हमेशा इस लड़की का साइड क्यों लेते हो? तुमको पता है ये हमेशा साउसी को टारगेट करते रहती है। पर वो कहते हैं कि ये बात मुझे तब से पता है जब मैं इस स्कूल में आया भी नहीं था कि तुम साउसू को डेट कर रहे हो। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि किसी को पता ना चले तो तुम खुद पे कंट्रोल रखो, यान के बातों पे ध्यान रखने के अलावा। अब ये सब चीज सुन के फिर से उसका नाटक शुरू हो जाता है। वो रो धो के कहने लगती है कि मेरी ही गलती हो गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम उसे मिलने मत आना। इतना बोल के वो भाग जाती है और उसके पीछे यूनजिन भी भाग जाता है। अब उसी टाइम पे इधर स्टेज पे प्रिंसिपल सर आते हैं। वो अपना स्पीच देते हैं। वो जब अपना स्पीच देते रहते हैं, इसी दौरान यान यूबेई को एक नोट देती है। ये नोट पढ़ के वो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। पर उसमें ऐसा लिखा क्या था? तो उसमें लिखा था थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्टनर, पर डांस पीछे था उस नोट के। इट मींस थैंक यू फॉर बीइंग माय डांस पार्टनर। ये पूरा जानने के बाद उनको रिलैक्स फील होता है। अब इधर ये तो देख ही ली थी कि उनको शर्म भी आया था। अब वो सोचती भी है कि प्रीवियस लाइफ में तो जो मन करता था वो करते थे, पर अभी देखो इतना शाय है। अब ये सब बोल रही थी तो सोच भी रही थी, और सोच रही थी तो चेहरा पूरा लाल हो गया था उसका। वो उससे पूछते में कि क्या हो गया, बुखार हो गया क्या, इतना चेहरा लाल हो गया? वो कहती है नहीं नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। गर्मी? तो अब वो भी कुछ नहीं बोलते, पर वो कहती है वो उनको इनवाइट करती है अपने घर पे, क्योंकि नेक्स्ट डे उसके दादाजी का बर्थडे था। अब ये सुन के वो बस उसको देख ही चाह रहे थे, तब तक वो ढेर सारा कुछ बोल देती है कि और भी लोग आ रहे हैं तो तुम बोर नहीं होगे, और वैसे भी तुम मेरे फ्रेंड हो तो इनवाइट तो कर ही सकती हो ना। और फ्रेंड कब बन गए वो, उनका तो यही क्वेश्चन था। पर वो उसकी हेल्प किए थे तो उसके दिल में वो फ्रेंड थे उसके, ऐसा वो आंसर करती है। तो वो भी मना नहीं करते वहाँ जाने से। अब नेक्स्ट डे वो बेसब्री से वेट कर रही थी उनका। दादाजी भी उसके पास आते हैं। उनको लगता है कि वो यूनजिन का वेट कर रही है, तो वो पूछते भी है उससे, पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसका वेट नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती। और लगे तो वो दादाजी को भी कह देती है कि अब उसको और ज्यादा इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है हमारे घर पे, और ना ही उसके फैमिली मेंबर्स को। वैसे दादाजी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पहले वो देखे थे कि वो कैसे उसके पीछे भागा करती थी और वो उसको अवॉइड करता था, तो उनको भी लगता था कि उनकी पोती शायद खुश नहीं है, और अब उसके मुंह से ये डिसीजन सुन के वो तो उसको घर से निकाल ही देंगे। वैसे उसको भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने प्रीवियस लाइफ में वो सारे फैमिली मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा हर्ट की थी उस यूनजिन के लिए, पर रिजल्ट में वो खुद ही दुखी रही थी। तो इस टाइम तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। ये सब वो सोच ही रही थी, तभी दादाजी उसको बोलते कि उसके क्लासमेट्स के लिए वो प्राइवेट रूम अरेंज कर दिए। तो अब वो चली जाती है अपने सारे फ्रेंड्स को देखने के लिए। अब उस टाइम पे वहाँ पे यूनजिन भी आ जाता है, और उसके साथ साउसू भी। वो यूनजिन को कहती है कि यार ने मुझे इन्वाइट नहीं किया है तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे
से अंदर जाना, पर वो तो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि तुम मेरे साथ आई हो ना तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे यूबे भी आते हैं और उनको देख के यान के चेहरा पे बहुत अच्छा मुस्कान आ जाता है, पर उस गधे यूनजिन को लगता है कि वो उसको देख के खुश हो रही है। वो तो चना के झाड़ पे पहुंच जाता है, पर थोड़ी देर में उतरता नहीं, गिर जाता है, क्योंकि वो आराम से भागती भी आती है पर यूबे के पास उसके पास नहीं। तो अब उनको देख के यूनजिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वैसे ऐसी जगहों पर तो तुम्हें आना पसंद नहीं है, पहले वो डांस और अब ये। वो कहते हैं कि मुझे भी इनवाइट की थी यान। अब इस टाइम पे यान बोलती है कि ये क्वेश्चन तो मुझे तुम दोनों से पूछना चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैंने तो इनवाइट नहीं किया। अब उस टाइम पे फिर से वो लड़की नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो जो भी उस टाइम कॉलेज में हुआ उसके लिए। पर इस टाइम पे नहीं, ये सब बकवास यान को सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उन दोनों को ये बकवास करने का आदत था। पर हाँ, उसके क्वेश्चन का आंसर भी दे देता है यूनजिन। वो कहता है कि इस फैमिली का इवेंट है तो तुमको क्या लगता है मुझे इनविटेशन की जरूरत है, और मुझे याद है तुम एक टाइम पे कितना रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। अब ऐसे ही कर करके दोनों सभी लोग का सर खा रहे थे। वो तो अपने ही गलत फहमी में था, मानो इस फैमिली का सारा लोग उसको कितना ज्यादा पसंद करता हो। और उसके बात को सुन के अब वो लड़की भी चाहती थी यान से फ्रेंडशिप करने का, मतलब सबके सामने तो वो यही बोलती है, पर वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें टारगेट तो कभी भी नहीं करती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकती। अब ये सुन के फिर से साउसू की तरफ से यूनजिन सुनाना शुरू कर देता है यान को, पर यूबे कहते हैं कि ये उसका राइट है, उसका मन वो किसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहे या ना चाहे। अब उनके मुंह से ये बात सुन के फिर से यूनजिन उनसे पूछता है कि तुम हमेशा इस लड़की का ही तरफदारी क्यों करते हो, तुमको पता है कि ये कैसी लड़की है। अब इस पे वो आंसर देते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी तक ये कुछ भी गलत नहीं की है, तो तुम इस चीज के लिए इसको नहीं सुना सकते जो ये की ही नहीं है। अब ये सब बात सुन के वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी वो यूनजिन को बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम साउसू को लेके अभी यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो अंदर जाके बैठ सकते हो एकदम चुपचाप, क्योंकि आज वो बिल्कुल भी तमाशा नहीं चाहती थी। आज उसके दादाजी का बर्थडे था, कोई मजाक थोड़ी था। तो अब आपको क्या लगता है, वो लोग बाहर चले जाएंगे? जी नहीं, वो लोग जाके अंदर बैठ जाते हैं चुपचाप। इधर वो भी उनको अंदर लेके जाके बैठाती है। इधर साउसू अभी भी बहुत डरी सहमी लग रही थी। इस पॉइंट पे यान उससे कहती भी है कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, तुम अनइनवाइटेड हो, फिर भी मैंने तुम्हें जमीन पे तो नहीं बैठाया, तो फिर इतना डरी डरी क्यों रहती हो। अब बात तो सही था, इस चीज के लिए सारे क्लासमेट्स मिलकर उसको सुनाते भी है, पर वो सोच रहे थे कि मैं यूनजिन के साथ यहाँ पे आई यान के घर पे, पर वो बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही है जैसे उसको गुस्सा आया हो, एकदम नॉर्मल है। इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो अब ये सब बकवास तो चलता रहेगा। इधर यान घूरे जा रही थी यूबे को, वो उसका सिर लेके घुमा देते हैं। इस चीज से वो गुस्सा चाहती है कि तुम भी ना एकदम यूनजिन की तरह ही हो, तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ना कि मैं तुम्हें क्यों घूर रही हूँ। अब ये सब चीज वो बोल तो देती है, पर फिर सोचती है कि ये मेरा भी हस्बैंड नहीं है जो मेरी सारी बातें मानता था, हम दोनों भी स्टूडेंट्स है, तो कैसे ही समझेगा ये। तो फिर इसलिए अच्छे से बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी ना क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, और इस चीज का यूनजिन से कोई भी लेना देना नहीं है, और मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, और इससे यूनजिन के गुस्सा होने का कोई लेना देना नहीं है। अब उसका ये बात सुन के वो उसको कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम उसको कितना पसंद करती हो। अब उनका ये बात सुन के तो उसको भी समझ में आ रहा था कि उनको यकीन दिलाना इजी नहीं है कि अब उसको यूनजिन से कोई लेना देना नहीं है। इधर यूनजिन का फ्रेंड सब उसको कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर यान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, क्या हो गया उसको। अब बात तो सही था, वो बैठ के तारे जा रही थी यूबे को ही, और ये चीज क्लियरली दिख भी रहा था, पर फिर भी वो खुद को कन्विंस कर रहा था या अपने फ्रेंड्स को, ये तो वही जाने। पर वो कह रहा था कि वो बस मुझे चलाने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि मैं अपने साथ साउसू को भी लेके आया हूँ ना, इसलिए। अब ये सब जब बकवास कर ही रहा था तभी मेड एक डिश लेके आती है जो कि यान उनको बनाने के लिए बोली थी। अब ये डिश देखते ही यूजिन सबको बोलने लगता है कि तुम्हें दिखा ना, मैं हमेशा खाने के मामले में थोड़ा पिकी रहा हूँ, इसलिए वो स्पेशली मेरे लिए खाना बनवाई है। पर ये सच नहीं था, वो यूबेई के लिए ये सब कुछ बनवाई थी, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि ये यूबेई का फेवरेट है। पर ये बात तो यूबेई की मम्मी को भी अभी तक नहीं पता है, तो उसको कैसे पता है। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है, पर डेफिनेटली उनके पास आंसर नहीं था। इधर तक वो तो बड़े मजे से उनको खिला रही थी, और ये देख के वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो पूछता है कि मेरा खाना कहाँ है, तुमको नहीं पता है कि मैं खाने के मामले में पिकी हूँ। अब वो भी गुस्सा जाती है, वो कहती है कि पागल पागल हो क्या, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं की हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ बनवाऊंगी क्यों, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, निकलो यहाँ से। बेचारा का अच्छा खासा
मुंह बन जाता है, पर जो भी खाना था वो सर्व करने लगता है साउसू को। अब ये देख के वो फिर से नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है कि मेरा इतना महंगा खाना खाने का आदत नहीं है ना, बस घर का बना हुआ खाना खाती हूँ। ये सुन के यूनजिन ऑर्डर देता है उसके साउसू के लिए कुछ घर का खाना टाइप बनाने के लिए, जो कि डेफिनेटली नहीं बनने वाला था। यान कहती भी है कि अगर इसको ये खाना नहीं खाना है तो बाहर लेके जाओ और बाहर खाना खिलाओ, मेरे घर में तमाशा करना बंद करो। अब इतना सुन के वो फिर से चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि साउसू बोलते हैं कि इन खाना का जितना प्राइस है वो मेरा आधा साल का रेंट हो जाता है, तो बस इसलिए मुझे आदत नहीं है। तो अब उसका ये बात सुन के यूनजिन सुनाना शुरू कर देता है यान को। इस मोमेंट पे यान को याद आता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में वो सुनाते सुनाते उसके मुंह पे ड्रिंक भी फेंका था, और वैसे इस टाइम पे वो ड्रिंक उठाने जा रहा था, पर वो कुछ करे इससे पहले यूबेई कुछ फेंक के मार दे, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाता है और वो नहीं उठा पाता। एंड देन ये सेम काम यान करती है, उसके मुंह पे जाके वो ड्रिंक फेंकती है। हाँ, वो हाथ उठाना चाह रहा था क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आया था, पर तभी यूबेई कहते हैं कि अगर तुमको उस हाथ का कोई काम नहीं है तो जो कर रहे हो वो करो। ये सुन के यूनजिन उनको बोलता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही बदमाश हो गई है, इसको सबक सिखाना जरूरी है। पर वो उसको कहती है कि उसके दादाजी का बर्थडे है, ये तुम्हारा कोई जगह नहीं है जहाँ तुम शो ऑफ करो। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बोलूं तुम्हें पर्सनली टीच करने के लिए, तो मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब उनका ये सब बात सुन के वो साउसू को लेके वहाँ से चला जाता है। पर हाँ, इन सब चीज से यान बड़ी खुश हो जाती है। वो आके उनको थैंक यू भी बोलती है और ये भी कहती है कि खाना खाने के बाद मैं तुमको गार्डन में घुमाने लेके चलूं। पर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे झगड़े में अब नहीं पड़ना। अगर तुम यूनजिन को पाने के लिए मेरा यूज कर रही हो ना, तो तुम मुझे गलत समझ रही हो, और वैसे भी मुझे तुम लोग के झगड़ा में नहीं पड़ना। अब इतना बोल के वो खुद ही चले जाते हैं वहाँ से। वो भी उनके पीछे पीछे आती है, पर वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे, तो अब वो गिरने का नाटक करती है। और उसका ये ट्रिक काम भी करता है, क्योंकि वो रुकते भी है, उसके करीब भी आते हैं और उसको उठाने के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं। और ये देख के उसको अच्छा भी लगता है कि भले उनको कुछ याद नहीं है, पर अपने प्रीवियस लाइफ की तरह वो उसको कष्ट में देख नहीं सकते हैं। तो अब प्रेजेंट में यही सब सोच के वो सीधे उनको हक कर लेती है। एक पल के लिए तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं, पर फिर उसको दूर कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर तुम सच में ये सब यूनजिन के क्लोज आने के लिए कर रही हो ना, तो प्लीज दूर रहो मुझसे। इतना बोल के वो चले जाते हैं। पर अब उसको सच में समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उनको साबित कर पाए कि उसको अब यूनजिन से कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती है, वो यूबेई का पीछा करते रहती है। एक दिन वो उनके घर आती है। वैसे तो वो गुस्सा में थे, वो उससे पूछते भी कि तुम हमेशा क्यों मेरा पीछा करते रहती हो, पर वो तो एकदम चिल थी। वो उनसे कहती है कि मुझे कुछ सीखना है तुमसे। और वो उनसे क्यों सीखना चाहती थी, वैसे तो वो चाहती थी कि वो उनके साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े आगे। अब इस बात पे वो उससे कहते हैं कि तुम तो यूनजिन के साथ अब्रॉड जाना चाहती थी ना पढ़ने के लिए, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे खूब सारा मेहनत करना है और रोंगटा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है किसी के साथ। अब ये सब बोलते बोलते वो उनके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थी, तो वो भी झट से बता देते कि उनका स्टडी रूम का है। तो वो उनको लेके जाती है और वो लोग साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे वो वहाँ भी उन्हीं को ताड़े जा रही थी, पर वो फिर भी उसको फोकस्ड रहने कहते अपने पढ़ाई पर, खुद ही सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और उनको सोता हुआ देखते देखते उसको भी नींद आने लगता है, तो वो भी सोने लगती है, पर उनके चेहरा पे ही गिर जाती है जैसे उनका नींद खुल जाता है। अब उस टाइम पे वो न जगी हुई थी न सोई हुई थी, कौन से होश में थी सो तो वही जाने। वो आराम से उनको हस्बैंड बोलती भी है और किस भी कर लेती है। इधर तब तक उनके घर में यूनजिन आ चुका था, और जब मेट से उसको पता चलता है कि यूबेई किसी के साथ पर है, तब तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी किसी को अपने स्टडी रूम में जाने नहीं देते थे। तो वो भी उनके स्टडी रूम जाने लगता है। इधर वो उसको जल्दी से दूर करते हैं, तब तक उसका भी नींद खुल जाता है। तो अब उसको समझ में तो आ चुका था कि वो क्या किए, थोड़ा एम्बेरेस्ड भी थी, पर फिर उनको समझाने लगते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मैं सो गई थी। अब उनको तो लग रहा था कि ये एक्सक्यूज है, पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसका आदत था, वो अपने प्रीवियस लाइफ में जब भी सोती थी उनको किस करके सोती थी। अब ये बात वो कैसे ही बोल सकती थी उनको, और जो भी बोल रही थी वो उनके समझ से तो बाहर था, इसलिए वो उनका मुंह ही बंद कर देती है ताकि वो कुछ ना बोल पाए। और इसी मोमेंट पे वहाँ पे यूनजिन आता है और वो आके चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो लोग कर क्या रहे इस रूम में। अब इस मोमेंट पे ऑब्वियसली यान उसको बोलते है कि मुझे बताना जरूरी है क्या, हो कौन तुम। अब उसका ये बात सुन के यूनजिन यूबेई को समझाने लगता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, भले ये अच्छी दिखती है पर इसका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इस मोमेंट पे वो भी उसको कहते हैं कि तुम हमेशा बोलते हो ना कि ये अच्छी नहीं है और तुम सासू को पसंद करते हो, तो फिर तुम इसके बारे में इतना केयर क्यों करते रहते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं केयर नहीं करता हूँ इसके बारे में, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम इससे धोखा ना खा जाओ। इस पॉइंट पे वो उसको समझाते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और ये मेरा फ्रीडम है, मैं जिसे भी चाहूँ मैं उसे डेट कर सकता हूँ, और जो कि तुम इसे इतना नफरत करते हो और ये तो अब तुमको परेशान भी नहीं करती है, तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो अब क्यों गुस्सा हो। इस पॉइंट पे वो भी कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जो भी करती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और वैसे भी मैं तो सासू को पसंद करता हूँ, तो अब मैं खुशी हूँ। इतना बोल के वो
यान को बोलता है कि अब से तुम भी सासू को परेशान नहीं करोगी। वो कहती है हाँ, मैं तुम दोनों से ही बहुत दूरी मेंटेन करके रखूंगी, अब खुश। पर अब वो फिर बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यूबेई के क्लोज भी आने का परमिशन नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता तुम इसको टूल की तरह यूज करो। अब ये सुन के उनका फिर से मूड खराब हो जाता है, पर यान उनको समझाती है कि मैंने कभी भी आपको टूल की तरह यूज नहीं किया है और मैं सच में तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। अब ये सब बोल रही थी, इस पॉइंट पे वो कहते हैं मेरे नाम से मुझे बोला करना तुम, ठीक है। वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हें हस्बैंड करके बोलना है। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा वियर्ड हो गया था, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यूएई करके बोलूंगी, ठीक है ना। अब वैसे ये सुन के इंस्टेंटली तो नहीं मानते, पर हाँ मान जाते हैं। तो अब ये सब बात होते होते वो दोनों एक दूसरे को ताड़े जा रहे थे और उन दोनों को एक दूसरे को देखते ही यूनजिन देख रहा था। तो वो यान को बाहर लेके जाता है जबरदस्ती। वो भी जाना चाह रहे थे पर अपना पाँव देख के रुक जाते हैं। इधर वो जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाती है, एक थप्पड़ तक जड़ देती है और साथ में क्लियर भी करती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। पर उसका सुई अभी भी एक ही जगह अटका हुआ था। वो कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मत करो, मैं भी तुमको कौन सा पसंद करता हूँ, पर तुम मुझे प्रवोक करने के लिए यूबेई के पास मत जाओ, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तुम उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसके पीछे पड़ी हो रहा, तुमको पता नहीं है वो बचपन से कितना ज्यादा कुछ झेला है, बचपन में ही डिसेबल्ड हो गया, उसी टाइम पे उसके पापा का डेथ भी हो गया। अगर थोड़ा भी तुम्हारे अंदर दिल है ना तो उसको परेशान मत करो। अब इस पॉइंट पे उसको भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं पसंद करती हूँ उसको, हाँ आज तक उसके लाइफ में सिर्फ एक तुम ही थे, बहुत अच्छा वाला फ्रेंड, पर अब मैं उसे पसंद करती हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब इस टाइम तक तो वहाँ पे वो भी आ गए थे और वो ये सारी बात सुन भी लिए थे, तो वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से भाग जाती है। इधर यूनजिन तो फुल ट्राई करता है उनको कन्विंस करने के लिए। वो उनको बोलता है कि तुम सुने ना, वो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के लिए तुम्हारे पास आ रही है, तुम इतने अमीर हो तो वो बस तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है ताकि वो भी ऐसा लाइफ जी पाए। ये सब बात सुन के वो एक ही चीज सोचते हैं कि मैं तो खुद का ध्यान भी नहीं रख पाता, मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगा। अब इधर रात में ये बैठ कर परेशान हो रही थी ये सोच के कि मैंने उन्हें कन्फेस कर दिया क्या, पर मैं तो कॉलेज जाने के बाद बताने वाली थी। अगर वो रिजेक्ट कर दिया मेरे प्रपोजल को तो, अगर वो बोल दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करता है तो मैं क्या करूंगी। यही सब सोच सोच के बहुत परेशान थी। इनफैक्ट वो उनको मैसेज भी की थी पर उनका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया था। इसका मतलब क्या वो उससे नफरत करते हैं? यही सब सोच सोच के उसका तो दिमाग खराब हो रहा था। तभी उसको उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि सारे लोग मिलकर डिनर पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तो वो आना चाहेगी। अब उसको तो लग रहा था कि वहाँ पे यूबेई भी आएंगे, इसलिए वो तो झट से रेडी हो जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ जाती भी है। पर उसका नजर तो किसी एक ही इंसान को ढूंढ रहा था जो कि उसको वहाँ नहीं दिखता। वो अपनी फ्रेंड से पूछती हुई कि तुम तो बोल रही थी सब लोग यहाँ पे आएंगे, पर यूबेई कहाँ पे है? अब वो तो भूल चुकी थी। वो कहती भी है कि अरे मैं तो भूल गई, वो अभी अभी आया ना स्कूल में तो इसलिए याद नहीं था। अब ये सब सुन के ऑब्वियसली वो अपसेट हो जाती है, पर वो उनको मैसेज करती है, बताती है वो कहाँ पे है, आने के लिए भी बोलती है और रिप्लाई तो कुछ नहीं आता। पर वो ढेर सारा ड्रिंक करने लगती है, बहुत ड्रिंक करती है और वहीं पे सो भी जाती है। वैसे टल्ली तो सभी लोग थे, उसके दोस्त लोग भी जाते रहती है, तो वो युंजी को बोल देती है उसको घर पहुंचा देने के लिए। उसको भी कोई दिक्कत नहीं था, वो भी कहता है कि हाँ पहुंचा दूंगा। इधर नींद में भी वो यूबेई का ही नाम लिए जा रही थी और ये देख के युंजन को समझ में आता है कि आज पार्टी में वो उसके लिए नहीं आई है, वो यूबेई के लिए आई थी। पर वो कुछ आगे सोचे या कुछ बोले इससे पहले उन लड़की का नाटक शुरू हो जाता है। वो बोलना शुरू कर देती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, तो पी क्यों थी, इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। पर जो भी था उस युंजी के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। वो उसको लेके हॉस्पिटल जाने लगता है। हाँ सोचता जरूर है यान के बारे में, पर ये सोचता है कि वो वापस आके उसको पहुंचा देगा घर, तब तक क्या ही हो जाएगा उसको। यही सब सोच के वो चला जाता है वहाँ से और उसके जाने के बाद एक यक्कर का नजर पड़ता है यान पे। वो तो एकदम उसके पास जाते रहता है, तभी वहाँ पे यूबेई आ जाते हैं। पर वो तो स्पेशली एबल थे तो उनसे कोई क्या ही डरेगा, इसलिए वो तो जो काम करने आया था वो करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर वो उठ के उसको पीटना शुरू कर देते हैं। हाँ सही से नहीं उठ पाते हैं पर जैसे तैसे करके उसको पीटते हैं और ये चीज यान भी देखती है। अब उस टाइम पे वो आदमी तो वहाँ से भाग जाता है और उसका भी नींद खुल जाता है और उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि उसके हस्बैंड खड़े हो गए। वो भाग के आती है उनके पास, उनसे उनका हाल चाल पूछने लगती है और कहती है कि मैं सपना देख रही थी क्या कि आप खड़े थे अपने पाँव पे। इतना बोलते बोलते उनके पाँव पे ही सो जाती है। अब उस टाइम पे वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे हस्बैंड क्यों बोलती हो, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं और तुम इतना लेट से क्यों आए, पता है मैं अकेली थी यहाँ पे, सब लोग चले गए मुझे छोड़ के और अब भी मेरे साथ कुछ हो जाता। वो अब माफी मांगते हुए उसको कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के वो कहती है कि मैं तो जानती थी तुम आओगे और इसलिए तो मैं वेट कर रही थी। इतना बोल के वो अपने मन में सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने बहुत वेट करवाया है तुमको, तो इस लाइफ में क्यों ना मैं ही वेट करूँ तुम्हारे लिए। अब उसका ये सारा बात सुन के वो बढ़ते हैं उसको किस करने के लिए, फिर अचानक से ध्यान आता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए दूर होने लगते हैं। पर वो उनको किस कर लेती है और रोते हुए उनसे पूछती
भी है कि ना मना कर रहे हो ना आंसर कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। अब वो क्या ही आंसर दे, वो तो उसको हॉस्पिटल ही ले जाने के लिए बेचाते, पर उसको कहीं नहीं जाना था। वो खूब रोने लगती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ऐसे ही कर करके ढेर सारा बोलते बोलते खूब रोती रहती है। वो उसको बोलती है चुप होने, पर वो कहती है नहीं, मुझे नहीं चुप होना, तुम मुझसे नफरत करते हो। ऐसे ही बोलते बोलते कहती है तुम मुझे मिस नहीं किए, इतना बोल के सो जाती है और नींद में ही बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे हस्बैंड। मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, पर अब मैं ऐसी नहीं हूँ। अब इन सब चीज का मतलब तो डेफिनेटली उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, पर फिलहाल उसको घर ले जाना जरूरी था, तो वो उसको लेके भी जाते हैं। नेक्स्ट डे उसका नींद भी खुलता है, तो बगल में वही बैठे हुए थे। वो उसको सूप देते हैं पीने के लिए। वो उनसे माफी मांगती है, ये भी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी कल, और वैसे उसको याद भी नहीं था कि वो कल क्या क्या किया, पर हाँ उसको इतना जरूर याद था कि अपने प्रीवियस लाइफ में वो बहुत ही हाई लेवल की पियक्कर थी, और इसीलिए तो यूनजिन की शादी में इतना पी ली जिससे वो यूबई के साथ नाइट स्पेंड कर ली, बच्चा हो गया। और वैसे उस लाइफ में यूबई उसको मना भी किए थे अकेले ड्रिंक करने के लिए, तो अब यही हरकत वो कल रात को भी की थी। तब उसको समझ में नहीं आता कि वो उसको पसंद नहीं करेंगे क्या, पर इस टाइम पे वो उसको उस गुंडे के बारे में बताते हैं। वो पूछती भी है कि वो आदमी का क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में है अभी, और वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी करवाए, तो पता चला है कि वो बहुत सालों में बहुत सारी लड़कियों के साथ यही सब कुछ किया है। तब उसको सजा कैसे दिलवाना है ये दोनों अच्छे से सोच लेते हैं। देन वो उनसे कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी, आप गुस्सा है क्या। वो कहते हैं नहीं गुस्सा नहीं हूँ, पर उनके एक्सप्रेशन से तो अच्छे से पता चल रहा था कि वो गुस्सा है। तब ये सुन के वो उनसे माफी तो मांगती है, साथ में वो उनको एक सपना भी बताती है अपना। वो कहती है कि मैंने सपना देखा था कि आप मेरे हस्बैंड है और आपने मेरी जान बचाई अपने पाँव पे खड़ा होकर, तुमको क्या लगता है ये सपना अच्छा है। वो कहते हैं ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, और तुम अभी भी बहुत ज्यादा ड्रंक हो। तब वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी उसके फोन पे यूनजिन का फोन आता है। वो उठाती नहीं है, उसका नंबर ब्लॉक कर देती है, पर साथ में मैसेज चेक करती है तो वो मैसेज भी किए हुए था। वो उससे पूछ रहा था कि तुम कहाँ चली गई, मैं तो बस साउशू के साथ हॉस्पिटल आया था और इसी वजह से तुमको अकेले छोड़ दिया था, तुम गुस्सा हो क्या। पर तुम ऐसे अपने सेफ्टी के साथ मजाक नहीं कर सकती हो, मेरा कॉल उठाओ नहीं तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। अब ऑब्वियसली वो इस सब बकवास का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है, अपना फोन रख देती है। तभी वो अपने फोन से उसके फोन पे कॉल करते हैं। अब ये देख के वो जल्दी से अपना फोन ले लेती है, पर वो उसको कॉल क्यों कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा तुम उसका नाम यूनजिन से सेव करके रखी हो, पर मेरे नाम में तो तुम मेरा नाम ही नहीं लिखी, मेरा नाम हस्बैंड के जैसा लगता है क्या, बहुत मिलता जुलता नाम है मेरा हस्बैंड वर्ड से। अब उनका ये बात सुन के वो क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलती है, बस मुंह घुमा के बैठी रहती है। उस टाइम पे उनको कॉल आता है यूनजिन का। वैसे वो कॉल उठाते हैं पर उसके परमिशन से, क्योंकि वही फोर्स करती है कि कॉल उठा लीजिए, आप लोग बचपन के फ्रेंड हैं। तब कॉल उठाते ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि लगता है यार मुझसे गुस्सा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो तुम अपने आदमी को भेजोगे उसको ढूंढने के लिए। अब ये सुन के वो उससे पूछते हैं कि क्यों तुमको लगता है वो गुस्सा है। वो उनको बताता है कल जो भी हुआ था। इस बात पे वो भड़क जाते हैं कि तुमको पता है क्या हो सकता था उसके साथ, तुम उसके सेफ्टी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। इतना बोल के वो कॉल काट देते हैं। और वैसे उनके इस रिएक्शन से वो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि यूनजिन छोड़ के गया था। इसलिए ये देख के वो पूछते हैं कि ऐसे हंस क्यों रही हो। वो कहती है आपका रिएक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं कुछ नहीं, वो गलत था इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। वो कहती है ठीक है ना, फिर इसका मतलब अगर मैं बाद में भी ड्रिंक करूँ तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तो गुस्सा के उसको पकड़ के कहते हैं कि आगे से अकेले ड्रिंक करने का तो कोई जरूरत नहीं है तुमको, और अगर मैं की तो। वो पूछती है वैसे तो वो कुछ नहीं बोलते, पर वो खुद ही बोलती है प्रीवियस लाइफ में तो वो उसको पनिशमेंट दिया करते थे अच्छा खासा। इस लाइफ में वो उनसे कहती है कि तो आप मुझे पनिश करेंगे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। उनको तो खांसी ही आ जाता है। अब गॉड नोस को क्या समझे थे। इधर ये बेचारा यूनजिन बहुत परेशान था ऑब्वियसली यान के लिए। साउस उसको बोलती भी है कि तुम अब जाके उसको ढूंढ लो, मैं ठीक हूँ, पर लगे हाथों खांसना भी शुरू कर देती है, जिससे वो उसको छोड़ के जा भी नहीं पाता। वो बोलती भी है कि तुम उसको अकेले छोड़ के आ गए, पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं, जिसपे वो तो एकदम श्योर था कि ठीक ही होगी, क्या होगा उसको, वो ही हमेशा सबको परेशान करते आई है ना, तो अभी वो ठीक ही होगी, कुछ नहीं हुआ होगा उसको। पर फिर उसको यूबई का बात याद आता है, तो अब उसको लगता है कि सच में भगवान करे कि वो ठीक ही हो। अब ये चीज साउसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपने मन में सोचती भी है कि कहने को तो ये हमेशा बोलता है कि ये मुझसे प्यार करता है, पर इसको भी नहीं पता कि ये कितनी चिंता करता है उसकी। पर ये सब तो उसके मन में चल रहा था, वो उसको बोल थोड़ी सकती थी। वो उसको सांत्वना देती है कि हाँ वो ठीक ही होगी, और ऐसे भी वो तो तुमको ब्लॉक की है ना, तो हो सकता है कि वो तुमसे नाराज हो गई। तो बात तो सही था, ब्लॉक कर सकती है तो ठीक ही होगी, ऐसा उसको भी लगता है। पर हाँ ब्लॉक की क्यों, इस वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। तो ये सब बात होने के बाद वो सोचता है कि जाके डॉक्टर से पूछ लिया जाए कि उसको डिस्चार्ज कब मिलेगा। पर वो जैसे ही बाहर निकलता है वो वहाँ उन दोनों को देख लेता है। ऑब्वियसली वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे ताकि वो ठीक है कि नहीं ये पता चले, पर यान को ये सब टाइम वेस्ट लग रहा था, तो वो उनसे कह रही थी क्यों ना मूवी
मूवी देखने चले। अब बेचारा उसको बहुत देर से ढूंढ रहा था, तो गुस्सा आना तो बनता है ना। वो उसको भी सुना देता है कि मैं तुमको इतनी देर से ढूंढ रहा था, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। और लगे हाँ तो यूबेई को भी कहता है कि जब ये तुम्हारे साथ ही तो मुझे बताना चाहिए था ना। अब इस बात से वो भी गुस्सा आ जाती है कि तुम होते कौन हो जिसको मैं ये सब बताऊं कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। अब उसके मुंह से ये सुन के आपको क्या लगता है वो चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसके हिसाब से जो उसको हमेशा से लगता था कि वो उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, यही सब बकवास करने लगता है। और इस पॉइंट तक सासू भी वहाँ पे आ जाती है, फिर से वही नौटंकी करते हुए। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो तुम यान को ढूंढ लेते, रात में तुम उसके साथ होते, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अब उसका ये बात सुन के वो कहती है उसको कि तुम पूरी रात सासू का ध्यान रख रहे थे और तुम्हारे दिल में अभी भी हिम्मत है ये बोलने का कि तुम मेरे लिए वरिड थे, तो अब तुम उसके लिए वरिड रहो जो तुम्हारे लिए वरिड होती है। मेरे मैटर पे बोलने का तुमको कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुन के वो एक्सप्लेन करने लगता है कि इसको एलर्जी था अल्कोहल से, तो जरूरी था लाना फलाना ढिमकाना। पर उस टाइम पे यूबेई उसको बोलते कि कल बहुत कुछ हो सकता था यान के साथ, और क्या हो सकता था ये सब कुछ भी उसको बताते हैं। और साथ में वो भी उसको सुना देती है। वो कहती है कि अगर यूबेई टाइम पे नहीं आते ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया रहता। तो जो तुम नाटक करते हो ना मेरी केयर करने का, ये नाटक मत किया करो अगर कुछ होता नहीं है तुमसे तो। और अब मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम मुझे परेशान मत किया करो। इतना बोल के वो उनको लेके चली जाती है आगे। हाँ वो भी पीछे जाना चाहता था पर वो रोक लेती है, फिर से वही माफी मांगते हुए कि अगर मैं एलर्जिक नहीं होती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस लड़का की है जो उसको परेशान करने गया था। पर नहीं, इस बार वो उसका बात नहीं सुनता। वो उसको कहता है कि चाहे जो भी हो पर मुझे उस लड़का से बदला तो लेना ही है। इतना बोल के वो चला जाता है वहाँ से। इधर यूबेई उसको छोड़ने आते हैं उसके घर पे, अच्छे से दोनों बात कर लेते हैं। उस टाइम पे वो भी उसको बोल देते हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और वो निकल जाते हैं वहाँ से। तभी वहाँ पे यूनजिन आता है। उसको देख के तो यान का फिर से खून खौल जाता है, और जो राग वो हमेशा लापता रहता था वो एक बार फिर से शुरू कर देता है। इस बार थोड़ा सा एड ऑन भी करता है। वो कहता है कि तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाओगे, वो हमेशा से व्हील चेयर पे रहता है, कैसे कर पाओगे तुम इतना कुछ। और वैसे भी उसके फैमिली बैकग्राउंड को तुम जानती नहीं हो, उसके दादा और नाना को पता चलेगा ना तो वो तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। पर इन सब चीज के बारे में यान को अच्छे से पता था, और एक बार फिर से वो उसको भी बता देती है कि वो जिसको भी पसंद करे ये उसकी मर्जी है, उससे यूनजन को कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, और उसके लाइफ में सिर्फ यूबेई ही रहेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं। अब उसके इस बात से यूनजन को बहुत बड़ा झटका लगता है, और साथ में यूबेई को बहुत अच्छा भी लगता है। यूनजन को तो भरोसा ही नहीं होता कि वो यूबेई को पसंद करने लगी है, क्योंकि एक टाइम पे तो वो उससे प्यार करती थी ना, फिर इतना जल्दी किसी और से कैसे प्यार कर सकती है। पर यान अपने एंड से क्लियर थी कि वो यूबेई को पसंद करती है, वो उनसे प्यार करती है, बस बात खत्म। अब वो मानने को तैयार हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो अपना बात खत्म करके चली जाती है अंदर। पर इन सब चीज से एक चीज तो पता चलता है कि उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये रियलिटी है, और वो सोच भी लिया था कि वो यान को अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने देगा, मतलब वो उसको यूबेई के क्लोज नहीं आने देगा। अमितर ये घर आ चुकी थी, ये दादाजी के साथ बैठ के खाना खा रही थी, पर ये अपसेट थी क्योंकि ये यूबेई से दूर हो गई थी। थोड़े देर के लिए सही, पर अकेलापन फील हो रहा था तो इसीलिए अपसेट थी। अब ये चीज तो दादाजी भी नोटिस करते हैं, तभी वो उसको बताते हैं कि 4th जनरेशन मॉल में एक स्टोर खुला है और परसों उसका ओपनिंग है और उनको इनविटेशन आया है। तो वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वैसे उसको तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर लगे तो वो पूछ भी देती है कि साय फैमिली को इनविटेशन आया है क्या। साय फैमिली मतलब यूबेई का फैमिली। वो कहते हैं हाँ। तो अब तो वो झट से मान जाती है वहाँ जाने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी दिन पे। वो वहाँ जाके यूबेई का वेट कर रही थी, तभी साउसू अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ पे आती है। वो तो कुछ नहीं बोलती, पर उसकी फ्रेंड जरूर ताना देती है यान को। वो कहती है कि लगता है यूनजिन का वेट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ही पसंद नहीं करती तुम उसको। यान तो इन सब बकवास पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तभी भी वो लड़की बोले ही जा रही थी। वो कहती है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, यूनजिन मेरे कंपनी में बहुत पैसा लगा रहा है, तो तुम साउसू को आगे से परेशान ना ही करो, वो ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो उसको कहती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमको पता है नहीं कि मुझे अब यूनजिन से कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात पे वो लड़की कहती है कि मुझे पता है तुम हम दोनों से ही गुस्सा हो, मैं एलर्जिक थी अल्कोहल से और इसी वजह से वो मेरे साथ चल गया, इसलिए तुम्हारे साथ वो आदमी ये सब कुछ कर दिया। अब ये बात सुन के वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि क्या हुआ था इसके साथ। सासू इसके आगे कुछ नहीं बोलती, पर वो लड़की अब तमाशा बनाना शुरू कर देती है यान का, उसके कैरेक्टर का मजाक बनाने लगती है, और ये सुन के यान उसको एक चाटा जड़ देती है। सासू भी उसके लिए बोलने आती है तो उसको भी एक चाटा जड़ देती है, और उसको वार्न करती है कि उसके बारे में ये सब रूमर्स फैलाएगी ना तो वो उसको कोर्ट में देखेगी। अब वो लड़की क्यों ही उसका बात माने, वो तो अपने बात पे आ रही थी कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ होगा। इसी बात पे दोनों में बहस होते रहता है उस टाइम, और तब बीच में इंटरप्ट करते यूबेई ये बोलते हुए कि तुम्हारा लू फैमिली नकली सामान बना के बेचता है ना, तुम लोग सब लोग को चीट कैसे कर सकते हो। अब ऑब्वियसली वो यान का सपोर्ट करने के लिए
यहाँ पे आए थे। वो भी बहुत खुश हो जाती है उनको देख के, पर वो लड़की सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि क्या बोल रहे हो, ये सब सच नहीं है। वो बोलते हैं कि ठीक है तो अपने फैमिली से बोलो, एविडेंस दिखाने के लिए कि वो सारा काम सही से करते हैं। ये सुनकर वो लड़की बहुत चिढ़ जाती है। तो वो बताते हैं कि मैं तो बस तुमसे ही सीख रहा हूँ ट्यूमर्स कैसे फैलाया जाता है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम कर रही थी अभी। अब ये सब बात जब बोल रहा था तब सासू उस लड़की को बोलती है चलने के लिए, पर वो नहीं जाती क्योंकि वो यूनजिन को देख ली थी वहाँ थे, तो वही उन लोग का साइड लेगा। वो आता भी है और वो लड़की बताती भी है कि यान उसको भी एक थप्पड़ दिए और सासू को भी। तो एज एक्सपेक्टेड वो यान को कहता है सासू से माफी मांगने के लिए। इस पॉइंट पे वो खुद ही बोलते है कि नहीं ये सब गलत फहमी है। इस बात पे वो लड़की उसको बोलती है कि तुम ही बोल रही थी ना कि तुम अल्कोहल से एलर्जिक थी, तो तुमको हॉस्पिटल लेके यूनजिन चला गया था और तब तक इस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ था, यानी कि उसके साथ वो आदमी जबरदस्ती किया था और वो सफल भी रहा था। सासू तो साफ बदल जाती है ये एक्सेप्ट करने से कि वो उसको बोली भी है ऐसा कुछ। अब उसका ये रूप देख के उसकी फ्रेंड भी गर्मा जाती है। वो उसको कहती है कि तुम मेरा यूज कर रही थी कि ये सब तमाशा करने के लिए। अब इस बात पे यूनजिन भी सेम क्वेश्चन करता है सासू से। वो कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और चली जाती है वहाँ से। अब इस पॉइंट पे उसके फ्रेंड जाती है यूनजिन को क्लैरिफिकेशन देने। वो कहती है कि मुझे लगता है मेरा भी यूज हुआ है। अब ऑब्वियसली यूनजिन ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि तुम भी कोई अच्छी लड़की नहीं हो, तो अब तुम भूल जाओ कि मेरा फैमिली तुम्हारे फैमिली में कोई इन्वेस्टमेंट भी करेगा। अब ये बात से वो भी बहुत गुस्सा आ जाती है। वो भी खूब सारा सुना देती है यूनजिन को और साथ में ये भी कहती है कि अब मुझे पता चला कि यान तुमको छोड़ के इस लंगड़े को क्यों चुनी है। ये सब बोल के वहाँ से जाते रहती है, पर यान बहुत गुस्से में थी। वो उसको धकेल के चाटे पर चाटा बरसाना शुरू कर देती है उस पे। ये देख के यूनजिन तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि यान उसके इंसल्ट के लिए उस लड़की को इतना मारी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो उस लड़की को लेके जाती है यूबे के पास और माफी मांगने के लिए कहती है, पर वो लड़की फिर से एक ही बात बोलती है कि अभी लंगड़ा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो फिर चाटा उठाने लगती है, पर वो उसको रोकते हैं। उसको तो गुस्सा आ रहा था कि कोई यूबे को ऐसे कैसे बोल सकता है। यही बात वो उनसे कह रही थी। तब तक उस लड़की को पता चल जाता है कि यूबे है कौन, क्योंकि उसका लो फैमिली बैंकरप्ट हो चुका होगा अभी तक, ऐसा बात सब लोग करने लगते हैं। तो जब ये रियलिटी उसको पता चलता है तो वो उनसे माफी मांगना शुरू कर देती है। पर यान कहती है कि अगर ये इतने रिच नहीं भी होते फिर भी तुमको कोई हक नहीं है इनका इस तरीके से इंसल्ट करने का, और अगर मैंने ऐसा करते तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि तुम इसको खुश करने की कोशिश कर रही हो क्या, तो मुझे टारगेट बनाने से पहले 2 बार सोच लेना। पर उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसको यूज कर रही है, ये क्वेश्चन वो पूछते हैं, जिसपे वो कहती है कि मैं इसका इतना देर से इंसल्ट कर रही थी, ये कुछ रिएक्ट नहीं की, पर जब मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बोला तो ये मुझे पीटना शुरू कर दी पागलों की तरह, तो इसका क्या मतलब हुआ। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि अगर तुम यान के बारे में कुछ भी गलत बोली तो तुम और तुम्हारा फैमिली दोनों इस जगह से गायब हो जाओगे। इस पॉइंट पे वो कुछ नहीं बोलती, वो बस चली जाती है वहाँ से। तो अब ये कहा जा सकता था कि दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को इनडायरेक्टली तो बता ही दिए थे, तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वो उनके लिए एक गिफ्ट लाई थी, एक ब्रेसलेट खुद से बना के, तो वो उनको पहना भी देती है और उनको लेके ऐसे इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो उनसे पूछती है कि आप कभी भी खड़े होने का ट्राई नहीं किए हैं। अब अचानक से ये क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड नहीं था उनके लिए, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि अचानक ये क्वेश्चन। वो कहती है कि मैंने सुना है कि आप पूरी तरीके से डिसेबल नहीं है, बस कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट है। वो कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम गलत सुनी हो। अब ये सुन के वो अपने मन में सोचती है कि शायद इनको अच्छा नहीं लगता है कि ये जब लंगड़ाते हुए चलते हैं तो लोग इनको देख के बातें बनाते हैं ये सब चीज, और इसी वजह से शायद व्हील चेयर पे चलना प्रेफर करते हैं। तो अब ये सब सोच के वो बोलती है कि मुझे याद है उस दिन आप खड़े हुए थे मुझे बचाने के लिए, पर इस बात पे आगे कोई बात नहीं होता। वो उनको ले जाने लगती है, पर तभी बीच में फिर से कूदता है यूनजिन और वो आके उसी पे चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम क्यों चाहती हो ये चले, तुमको पता है ना कि कितना साल से ये डिसेबल्ड है और अब तुम इसके जले पे नमक छिड़कने आई हो। वो कहती है ये क्रिपल्ड नहीं है और अभी भी इनके चलने का चांस है। अब इस बात पे दोनों में ही अच्छा खासा बहस होता है और ये बहस सुनते सुनते वो वहाँ से जाने लगते हैं। हाँ दोनों ही आते हैं उनके पास, पर वो गुस्सा थे। वो कहते हैं कि मैं खुद से जा सकता हूँ, इतना भी डिसेबल्ड नहीं हूँ कि खुद से जा ना पाऊँ, इतना बोल के वो चले जाते हैं, जिससे उसको समझ में आता है कि शायद वो ही हड़बड़ा गई, वो कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दी उनको ये सब चीज। तब यही सब सोच के वो भी उनके पीछे भागती है और कार में बैठते वक्त अपने सिर में चोट भी लगा लेती है। वो भी फिक्र तो जताते ही है, फिक्र तो था ही उसका। तब वो उनको हक करके उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि आप गुस्सा हो जाएं। ये सब बोल के वो उनसे माफी भी मांगती है, पर वो कहते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुद से गुस्सा हूँ। पर क्यों, उसका क्वेश्चन था। वो कहते हैं यूनजिन सही तो बोल रहा था, मैं व्हील चेयर पे रहता हूँ, मैं खुद का ध्यान नहीं रख सकता, मैं तुम्हारा क्या ध्यान रखूंगा। तो अब अगर तुम यूनजिन के क्लोज जाने के लिए मेरे साथ ये सब कर रही हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई। इस बात पे वो कहती है कि मैं क्या करूँ जिससे आपको ये पता चले कि मैं आपकी चिंता इसलिए करती हूँ क्योंकि आप पसंद हो मुझे। ये सब बोलते बोलते
एंट्री तो वो हो ही गई थी। उनका हाथ लेके अपने दिल पे रखती है और कहती है कि आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे आप ही हो। इस पॉइंट पे वो अपना हाथ हटा लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अभी भी यंग हो, तुमको कोई भी मिल जाएगा जो मुझसे बहुत अच्छा होगा, पर तुम अपना सारा जिंदगी एक ऐसी इंसान के साथ कैसे बिता सकती हो जो व्हील चेयर पे है। तुम भले सोचती हो कि एक दिन मैं अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो अपने प्रीवियस लाइफ में तो उनके साथ ऐसे ही रहती थी ना, ये बात वो उनको बता नहीं सकती थी। वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप खड़े नहीं भी होंगे तो भी मेरा प्यार आपके लिए बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मुझे बस अच्छा नहीं लगता ये देखिए कि आप व्हील चेयर पे रहते हैं। मैं बस ट्राई करती हूँ इसीलिए आपको इनकरेज करने का, ताकि अगर आप खड़े हुए तो आप भी खुश होंगे, और अगर आप खड़ा होना नहीं चाहते हैं तो सारी जिंदगी मैं आपकी पाँव बनूंगी। ये सब सुन के वो उससे दोबारा पूछते हैं कि सोच लो अच्छे से। वो कहती है हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया, मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या आप मुझे डेट करेंगे अब से? पहले तो वो उसका आंख बंद करते क्योंकि वो उनको घूरे जा रही थी, एंड देन कहते हैं कि वेट करो, जब हम दोनों ही रोंगदा जाएंगे, मतलब यूनिवर्सिटी दोनों साथ में पढ़ेंगे। अब ये सुन के वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि वो मान गए हैं इस रिश्ते के लिए। पर बात ये भी था कि पढ़ाई में उतनी अच्छी तो थी नहीं, इसलिए वो कहती है कि आप मेरी हेल्प करेंगे पढ़ाई में। तो इससे उनको क्या ही दिक्कत था, डेफिनेटली करेंगे, अब दोनों साथ में ही पढ़ते थे। तो वैसे ही कर करके एग्जाम का दिन भी आ जाता है, दोनों एग्जाम भी दे लेते हैं और फॉर्चुनेटली दोनों ही पास हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो अब रिजल्ट देखते ही बहुत खुश होती है, दादाजी को भी बताती है, वो भी बहुत खुश होते हैं। तभी उनके फोन पे एक मैसेज आता है कि काओ फैमिली यूनजिन को अब्रॉड भेज रहा है, तो वो ये भी चाहता है कि उसके साथ यान भी जाए अब्रॉड। वैसे दादाजी तो जानते थे कि वो यूनजिन को पहले पसंद करती थी, हाँ भले उनको पसंद नहीं था वो, पर अगर वो पसंद करती है तो वो लोग साथ में अब्रॉड पढ़ने जा सकते हैं। पर उनको ये भी याद था कि एक टाइम पे वो बोली थी कि वो यूनजिन को पसंद नहीं करती है, तो इसका क्या मतलब था कि गुस्सा के ये सब बोली थी क्या? वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और वैसे भी उसके पास वो लड़की है जिसको वो पसंद करता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसका फैमिली आपको ये मैसेज क्यों भेजा। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं मना कर दूंगा उस फैमिली को। इस टाइम पे तो वो भी खुश थी। वो कहती है कि अब मैं फालतू लोगों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, अब मैं उन लोगों के साथ रहूंगी जो मुझसे प्यार करते हैं। अब इस पॉइंट पे दादाजी उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है तुम एक साय फैमिली के बेटे के साथ अक्सर रहती हो। वो कहती है हाँ, जिसपे दादाजी कहते हैं कि तुम यूनजुन को पसंद नहीं करती वो तो ठीक है, पर हम दोनों का फैमिली एक टाइप का है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर साय फैमिली ये बहुत ज्यादा अमीर है और उसके दादा वगैरह वो लोग भी बहुत ज्यादा ही रिच है, तो पता नहीं वो लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी खुशी के लिए खुद लड़ूंगी। इधर सासू यूनजिन के पास आती है, वो उसको कहती है कि रिजल्ट आउट हो गया है तो तुम्हारा क्या प्लान है? वो कहता है मेरे फैमिली वाले तो मुझे अब्रॉड भेज रहे हैं। वो कहती है और मैं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो उतना अच्छा भी है और ना ही मेरे पास पैसा है। वो कहता है मेरे लिए तो बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था। जिसपे वो पूछते है कि यान भी वहाँ जाएगी क्या? वो कहता है हाँ, ये सब कुछ बहुत पहले से डिसाइडेड है, और अगर तुमको तुम्हारे लिए चिंता हो रहा है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। ये सुन के वो पहले पूछती है कि तुम्हारा फैमिली मान जाएगा? वो कहता है हाँ, मैं अकेला बेटा हूँ, मान जाएंगे। फिर वो कहती है और यान, वो मानेगी? अब इस बात पे वो कहता है तुम हमेशा उसका नाम बीच में क्यों ले आती हो? इसी पॉइंट पे उसको यान के दादाजी का कॉल आता है और वो गरमाते हुए कहते हैं कि यान अब्रॉड नहीं जाना चाहती है। अब ये बात सुन के उसको अच्छा नहीं लगता है, वो सोचता है कि यान से ही जाके पूछा जाए कि वो चाहती क्या है, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। पर सासू को ये बोलता है कि वो वॉक के लिए जा रहा है, पर वो अच्छे से जानती थी कि वो किसके पास जा रहा है। वो कन्फ्रंट भी करती है पर वो डिनाई कर देता है। इधर वो दोनों साथ ही थे, उनको बता रही थी कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भर चुकी है, तो अब वो दोनों साथ में ही रोंगदा जाएंगे। यही सब बात डिस्कस कर रही थी। वो भी कहते हैं कि इस टाइम पे तुम बहुत मेहनत की हो, तो बताओ तुमको क्या रिवॉर्ड चाहिए? वो तो खुशी हो जाती है कि रिवॉर्ड देना चाहते हैं आप मुझे। तो वो कहती है कि आप पहले बोले थे ना कि रोंगदा जाके हम लोग साथ रहेंगे, तो वो चलेगा अभी? वो कहते हैं हाँ वो तो चलेगा ही, पर कुछ और भी मांग सकती। तो वो सोचते हैं कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में उनके साथ कहीं भी हनीमून पे नहीं गई थी, तो इसलिए वो उनसे कहती है कि क्या हम लोग साथ में ग्रेजुएशन ट्रिप पे जा सकते हैं। अब वो कुछ बोले, इससे पहले वहाँ पे चिल्लाता चिल्लाता यूनजिन आ जाता है, वही उससे क्वेश्चन करने की वो अब्रॉड क्यों नहीं जा रही है। अब वो भी गरमा जाती है कि मैं कहीं भी जाऊँ इसे तुमको क्या मतलब है? लगे हाँ तो यूबे भी उसको बोलते हैं कि इससे अब तुमको कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी सासू कहाँ जाएगी, इस बात से तुमको ज्यादा मतलब होना चाहिए। वो कहता है हाँ, पर ये मेरा प्रॉमिस थोड़ी है, ये साफ साफ कही थी कि मेरे साथ अब्रॉड जाएगी पढ़ने के लिए। अब एक बार वो फिर से क्लियर कर देती है कि वो उसको पसंद नहीं करती, तो वो उससे दूर ही रहे। वो भी कहता है ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ, पर अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे पढ़ने के लिए तो कहाँ पर होगी? यहाँ की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन होगा भी क्या? अब इस बात पे वो प्राउडली कहती है कि मेरा नंबर बहुत अच्छा है और मैं अब रोंगदा में एडमिशन करवाऊंगी, और वहीं पे मैं और युबई साथ में पढ़ेंगे। अब ये सुन के तो वो और शौक कि तुम दोनों साथ में पढ़ोगे। इधर ये कहती है कि हम लोग सिर्फ साथ में पढ़ेंगे ही नहीं, मैं इनके साथ रहूंगी क्योंकि मैं इनको पसंद करती हूँ। वो कहता है युबई तुमको पसंद नहीं करता, पर युबई कहते हैं कि मैं भी इसको पसंद करता हूँ। एंड इतना बोलने के बाद दोनों ही एक दूसरे का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं उसको। दोनों एक दूसरे को बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बताते हैं। बेचारा
उसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो युबई से पूछ रहा था कि तुम इसको कैसे पसंद कर सकते हो, हम दोनों तो दोस्त है ना। वो कहते हैं हाँ, पर तुम तो इसको पसंद नहीं करते ना, तुम तो सासू को पसंद करते हो और ये चीज तो तुम खुद मुझे बोले हो। वो कहता है हाँ, मैं इसे पसंद नहीं करता, पर तुम भी इसको पसंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि क्यों? अगर तुम इसको पसंद नहीं करते इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी और को रोकोगे इसको पसंद करने से। अब ये बात सुन के वो भी बहुत खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि जब अकेले में रहेंगे ना तो आप फिर से ये चीज बोलेगा, ठीक है। इधर इन दोनों को बात करते सुनता है वो, तो वो कहता है मैं और सासू भी रोंगा में ही एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे और सासू को साथ में देखो हंसते मुस्कुराते। इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उल्टा खुशी थी और उसका खुशी देख के वो गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। तो अब ऐसे ही करके वो लोग रोंगा में एडमिशन करा भी लेते हैं और इस चीज का 1 साल हो भी जाता है। वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर 2 लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहाँ पे यूनजिन और साउसी झगड़ते हुए आते हैं, वो भी किस लिए, तो वो लोग लेट हो रहे थे इसलिए यूनजिन कह रहा था टैक्सी लेने के लिए और साउसी बोल रही थी बस लेने के लिए, क्योंकि बस सस्ता पड़ता है। ऐसे ही कर करके दोनों लड़ रहे थे और उन दोनों का लड़ाई सारे लोग देख रहे थे। वैसे सारे लोग से तो कोई मतलब नहीं है, पर यान समझ रही थी कि ये लोग इतना दिन साथ रह के भी बिल्कुल भी खुश नहीं है, हमेशा झगड़ते रहते हैं और शायद प्रीवियस लाइफ में भी यही चीज हुआ होगा, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो आया था उसके पास, वो उसको बताने आया था कि हो सकता है वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, मतलब वो और साउसी। वो कहता है कि मैंने उससे शादी की अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके, कोई भी खुश नहीं था मेरे फैमिली में, मुझे लगा था कि हम दोनों का प्यार सभी से लड़ लेगा, पर 3 साल के अंदर ही हम लोग अलग होने वाले हैं। तो इस बात से उसको अच्छे से समझ में आ रहा था कि इन दोनों का कभी भी नहीं बनेगा। इधर प्रेजेंट में वो आके उससे पूछता है कि क्या चल रहा है आजकल। वो जल्दी से युबई को पकड़ के कहते हैं कि हम दोनों का ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। इधर सासू को लग रहा था कि एक बार यान इसके जिंदगी से चली जाएगी तो हो सकता है कि उसको सासू में इंटरेस्ट आने लगे, ऐसा वो सोची थी, पर ऐसा कुछ भी रियलिटी नहीं था। इतनी देर में वो उसको बैठने के लिए कहता है तो वो फिर से चिढ़ जाती है कि मैं क्यों बैठूं, मैं चाइनीज हूँ, तो ये क्रिसमस पार्टी मेरे लिए नहीं है। अब वो भी गुस्सा चाहता है कि तो फिर करने क्या आई हो। ऐसे ही करके दोनों अच्छा खासा बहस कर लेते हैं और उन लोग का लड़ाई देख के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सासू आके बैठ के ड्रिंक करने लगती है और इस बार बोलती भी है कि साफ साफ बोलो ना जो भी बोलना चाहते हो, अगर मुझे पसंद नहीं करते तो वो भी बोल दो, मेरे साथ तो इस चीज का रिग्रेट होते रहता है क्या तुमको। इस बात पे वो कुछ नहीं बोलता, वो भी उठ के चला जाता है वहाँ से। इधर ये फिर से उनको कहती है कि आप वॉक करने का ट्राई करेंगे। वो फिर से उससे पूछते हैं कि ऐसे अचानक क्यों बोल रही हो। अब उनको समझाने लगते है कि हम लोग 1.5 साल से साथ हैं, इसके अलावा हम लोग और कुछ किए नहीं है, और मैं जब भी आपको कुछ करने जाती हूँ आप मुझे रोक देते हो, किसी चीज का सोच के परेशान होते हो क्या। अब ये तो वो बोलती है, पर मन में सोचती है कि जब भी वो उसको किस करती है और उनके पाँव पे उसका हाथ जाता है तो उनको कुछ फील होता है। इधर ये कुछ नहीं बोलते, बस कहते हैं कि लेट हो रहा है तो चलो घर चलते हैं। वो गुस्सा चाहती है कि मैं चली जाऊंगी खुद से, इतना बोल के चली भी जाती है। अब घर चली तो जाती है, पर वहाँ जाके परेशान थी कि वो इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो गई, अचानक से ऐसे रिएक्ट कर गई। पर तभी देखती है कि बाहर युबई वेट कर रहे उसका, तो वो भाग के उनके पास आती है, उनसे माफी मांगती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया ना। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो मत चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं अब खड़ा होना सीखना चाहता हूँ। अब ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लगे हाँ तो वो उसको एक गिफ्ट भी देते हैं, वो उसके लिए परफ्यूम लेके आए थे। ये देख के तो और खुश होती है, वो उनको किस करती है और अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। वहाँ पे वो उसको परफ्यूम लगाते रहते हैं और उसके बाद उनका क्लोज आना तो बनता है। फूलों की रात साथ में स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जगने के बाद वो फिर से उनको हस्बैंड बोलती है और इस बार वो उसको कहते हैं कि चलो एंगेज हो जाते हैं। वैसे उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर कल रात में वो लोग कुछ भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे। वैसे इस चीज के लिए वो उससे माफी मांगते हैं, पर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो अपने जाओ का वेट कर रही थी। जाओ मतलब उन लोग का बच्चा। तो अब आराम से वो लोग वहाँ से बाहर जा रहे थे, तभी वो अपना इच्छा जताते हैं यान को। वो कहते हैं कि अब मैं चलना चाहता हूँ, वैसे मेरा क्रिसमस गिफ्ट कहाँ पे है। अब ऑब्वियसली वो देख चुके थे इसलिए बोले थे, तो वो भाग के लेके आती है। वो उनके लिए एक स्टिक खरीद के रखी थी उनके हाइट का, ताकि उनका चलना थोड़ा आसान हो सके। तो अब उसके सहारे वो खड़े होते हैं, वो उनको चलाने की कोशिश करती है। साथ में हमें बताया भी जाता है कि वो उनका पाँव बहुत डॉक्टर से दिखवाइए, तो पता चला है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनकी तरफ कोई सिंपैथी की नजर से देखे, और इसी वजह से चलने के लिए वो हमेशा से मना करते थे। पर नहीं, अब वो मान गए तो वो अपने एंड से 100% देगी उनको चलाने की। उस टाइम पे फिर से यूनजिन आके यान को सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुम इसको चलने के लिए फोर्स कर रही हो। पर इस बार वो नहीं, युबई कहते हैं कि कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है, और तुम ही चाहते हो क्या कि मैं ना चलूं। इस पॉइंट पे वो कहता है कि तुम दोनों साथ में थे क्या कल रात में। वो कहती है हाँ। उसको कोई शर्म नहीं था कुछ भी बताने में कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, और वैसे उसको दिख भी जाता है तो वो गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। इधर घर आता है तो उसके घर से फोन आया हुआ था। उसके पापा उसको बोल रहे थे कि अगर तुम सासू को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो इसके बारे में सोचना भी मत, कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो हमारे स्टेटस की हो। अब इस बात पे वो अपने पेरेंट्स को तो कुछ नहीं बोल पाता, पर हाँ इतना जरूर सोचता है कि जैसे उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की उनके फैमिली के स्टेटस की हो, वैसे तो यूबई के पेरेंट्स भी चाहते होंगे कि यूबई के लिए जो लड़की है वो उसके स्टेटस की हो। तो अब इसलिए वो यूबई के ग्रैंडफादर को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इधर ये सब जानने के बाद वो तुरंत आ जाते हैं यान के पास, क्योंकि अब उनको उससे कुछ बात करना था। अब दोनों बात करने बैठते हैं। वो सीधे उसके मुंह पे उसको बोल देते हैं कि मुझे तुम दोनों का साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इस मोमेंट पे वो भी चुप नहीं रहती। वो कहती है कि यूबई एडल्ट है, कि उसका राइट होना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहता है या नहीं, कि वो डिसाइड करे, और मुझे उम्मीद है कि आप उसके राइट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इस बात पे वो गुस्सा तो होते हैं, पर इसलिए नहीं कि वो राइट्स का बात कर रही है, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका ग्रैंडसन डिसेबल्ड है, तो हो सकता है कि वो उसका फायदा उठाना चाह रही हो। पर वो उनको क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके साथ इसलिए है क्योंकि वो उनको पसंद करती है और उनके हिसाब से वो एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही कर करके वो उनको सुनाए जा रही थी। वो कहते हैं हाँ मुझे सब पता है, पर तुम नहीं जानते उसके नाना को, अगर उनको पता चलेगा तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब इस पॉइंट तक यूबई भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी को भी यान को कुछ भी करने नहीं दूंगा। अब इस बात पे वो उससे लड़े इससे पहले वो उसको खड़ा देखते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो अब इसके पीछे किसका हाथ था उनको ये भी पता चल जाता है, मतलब ऑब्वियसली यान का। पर हाँ वो कहते जरूर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मान गया हूँ तुम लोग के रिश्ते के लिए। वो तो सीधे कहते हैं कि मुझे इसमें किसी का भी कंसेंट लेने का जरूरत नहीं है सिवाय यान के। तो अब यान ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी आपके ग्रैंडसन का, तो प्लीज आप अपना ग्रैंडसन मुझे दे दीजिए। अब इस पॉइंट पे वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अगर यूबई खुश है तो फिर ठीक है, सब चलेगा। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इस पॉइंट पे वो एक और गुड न्यूज देती है उनको। वो ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इस चीज से पहले उनको ऐसा लगता है कि वो बच्चे को टूल की तरह यूज की है क्या। उनके इस बात पे वो बहुत गुस्सा जाती है। वो चली जाती है वहाँ से। वो बेचारी तो अपने साव का वेट कर रही थी, पर उनका भी क्या गलती, जो उनको लगा वो बोल दिए। अब साव के बारे में उनको याद थोड़ी था। यही सब चीज सोचते सोचते वो जा रही थी कि शायद उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर गलती तो उनका भी है ना, उनको भी थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। अब उसी टाइम पे उसके पास यूनजिन आ जाता है और इस बार वो उसको डायरेक्टली एंड क्लियरली बोलता है कि मैं साउसू को पसंद नहीं करता, मैं तो उससे ब्रेकअप कर लिया। मुझे पता चला कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो सिर्फ तुम हो। अब इस बात का उसके लिए कोई खास मतलब नहीं बनता था। यान बोलती भी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर वो तो उससे एक चांस मांगे जा रहा था। वो उसको समझाया जा रहा था कि तुम तो पहले मुझे प्यार करती थी ना, तुम्हारे लाइफ में पहले मैं आया था। पर इस चीज का कोई भी मतलब नहीं बनता था यान के नजर में। अभी वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अब का रियलिटी क्या है, और वैसे भी आज तक वो उसको ढंग से तो ट्रीट कभी किया नहीं, तो उस पर क्या ही भरोसा करना। और वैसे भी वो कोई भरोसा करने के मूड में थी भी नहीं। पर उस गधे को कौन समझाए, वो तो जबरदस्ती उसको हक करने लगता है। इस पॉइंट पे पीछे से उसको मारते हैं यूबई। और बस इतना ही नहीं, गिरने के बाद तो अच्छा खासा कूदते हैं उसको। वो लड़का पिटाई खाते खाते भी उनसे ज्ञान को ही मांगे जा रहा था, और ये सुन के वो और उसको पीट रहे थे। पर उनके हाथ में भी तो चोट लग रहा था ना, इसलिए यान रोकती है। इस पॉइंट पे यूनजी उससे कहता है कि तुम इतना पसंद करती हो क्या इसको। वो कहती है हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ उनको, इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी, हमेशा यही रहेंगे मेरे साथ। ये सुन के यूबई को भी बहुत अच्छा लगता है और उस टाइम पे उनको प्रीवियस लाइफ का कुछ कुछ याद आने लगता है, मतलब उन लोग का साथ में टाइम स्पेंड किया हुआ टाइम। और ये सब याद आने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं वहाँ पे। तो अब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिलहाल तो वो ठीक थे। इसी टाइम पे वहाँ पे सासू आती है। वैसे तो यान इंटरेस्टेड नहीं थी उससे बात करने में, पर वो यहाँ पे माफी मांगने आई थी। वो कहती है कि मैंने यूनजिन को छीनने के लिए बहुत कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं नहीं जानती थी कि जो इंसान को मैं छीनने के लिए इतना पापड़ बेल रही हूँ उसको मैं अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। अब यान बोलती है तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर इस बात पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ था जन्म से ही, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, और जब भी मैं यूनजिन को पाने के लिए कुछ भी करती थी तुमको लग रहा था कि वो सब फनी है। वो कहती है हाँ ये सब मेरे लिए फनी ही है, भले मैं गरीबी में पैदा नहीं हुई हूँ, पर मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं किया, मैं कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं करती। और वैसे भी जब तक मैं खुश थी, ये देख के सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा हो रहा था, तो अब तुमको वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा तुम अपना लाइफ बनाई हो। ये सब सुन के वो भी कुछ नहीं बोलती, चली जाती है वहाँ से। इधर उसके जाने के बाद वो यूबई का हाथ पकड़ के उनको बताना शुरू करती है। वो कहती है आपको पता है मैं भी साउसू की तरह थी, मैं भी प्यार को एक कंपटीशन की तरह लेती थी और आपको लूजर समझती थी, हमेशा आपसे गुस्सा रहती थी, पर वो आप थे जो हमेशा मुझे सपोर्ट किया करते थे। आप प्लीज उठ जाइए, मुझे सच में आपको बताना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। इस पॉइंट पे उनको भी होश आ जाता है और होश आते ही वो उसको वाइफ करके बुलाते हैं। पर वाइफ क्यों? वो कहते हैं मुझे याद है मैं प्लेन में था, और जाओ हमारा जाओ कहाँ है। अब उनके मुंह से ये सुन के वो तो समझ ही जाती है कि उनको सब कुछ याद आ गया है। वो तो लिपट जाती है उनसे। इस पॉइंट पे उनको भी समझ में आता है कि उसको भी सब कुछ याद है। इसका मतलब वो इतना दिन से ये सब कुछ कर रही थी इसीलिए क्या? वो कहती है हाँ तो क्या, मुझे डर लग रहा था कि अगर आप किसी और के चक्कर में फंस गए तो, और आप हमारे जाओ के बारे में ये सब कुछ बोल दिए। वो तो
चट से उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो भी अनजाने में ही बोले थे ना। वो भी कहती है कि हाँ उस टाइम आपको पता नहीं था, पर मैं मानूंगी तब जब आप मुझे मनाएंगे तब। इस पॉइंट पे वो उसके हाथ पे किस करते हैं, उसको हक करते हैं और उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।